नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल में स्वागत है। जहां हम आज एक नई क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो ये टॉपिक भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, स्पेशली ये NTPC के एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि उसमें सिलेबस में सामान्य जागरूकता के अंतर्गत ये टॉपिक मेंशन भी किया गया है और ये यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी। तो आप इससे संबंधित जितने भी वीडियो आते हैं, लगभग 3-4 वीडियो होंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा और इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी को हम इस PDF के माध्यम से कवर करेंगे और सभी क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से सुनिए और जो क्वेश्चन आपके लिए थोड़े टफ लगें तो उनको ज़रूर भी नोट डाउन भी कर लिया करें। नोट डाउन बार करने से क्या होता है, बार बार लिखने से चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। तो वीडियो भी सुना करें और साथ में नोट डाउन भी किया करें। तो आज हम साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत करेंगे जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी को, और फिर इसी तरह से लगभग 3 या 4 वीडियो इसके होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इसके अंतर्गत ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको इसके क्या है, वीडियो ज़्यादा आपको यूट्यूब पर मिलेंगे नहीं। तो इसके जो भी हम इसको कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं तो आप इन्हें पढ़ लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं और ये इसमें आपका काम हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो आइए प्रारंभ कर देते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक को कहा जाता है जेनेटिक टेक्नोलॉजी अर्थात जीन प्रौद्योगिकी। जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था? तो जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम एराबेडोप्सिस नामक पौधे से प्राप्त किया गया था। पैतृकता या हेरिडिटी सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम तकनीक का प्रयोग किया गया। तो पैतृकता अर्थात तो कि किसी भी बच्चे के पेरेंट्स कौन हैं ये जानने के लिए जो तकनीक प्रयोग की जाती है वो तकनीक कहलाती है DNA फिंगरप्रिंटिंग, जिसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि कोई भी बालक के जो वैध माता पिता हैं वो कौन हैं। अगला आता है कि गुणसूत्र क्रोमोसोम्स DNA और हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होता है। तो जो क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र होते हैं वो DNA और हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात DNA परीक्षण DNA टेस्ट जो होता है कि तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? तो DNA टेस्ट को विकसित किया था एलेक जेफ्रीज ने। डॉक्टर एलेक जेफ्रीज के द्वारा DNA परीक्षण अर्थात DNA टेस्ट तकनीक का प्रयोग किया गया। भारत के किस वैज्ञानिक ने सिल्क वर्म का विकास किया? तो वो थे प्रोफेसर गोपीनाथन जी के द्वारा ट्रांसजेनिक सिल्क वर्म का विकास किया गया। 2,4-D किसका उदाहरण है? तो जो 2,4-D है ये एक खरपतवारनाशी है 2,4-D। बायोचिप क्या होता है? बायोचिप में क्या होता है? तो बायोचिप में होता है RNA, DNA तथा प्रोटीन। RNA, DNA तथा प्रोटीन होता है किसमें? बायोचिप में। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। किस साइंटिस्ट को प्रतिरक्षा विज्ञान अर्थात इम्यूनोलॉजी का जनक माना जाता है? तो वो है एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान DNA फिंगरप्रिंटिंग जैव तकनीक से संबंधित है? तो भारत का जो सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र हैदराबाद में स्थित है, इसे ही भारत का एकमात्र शोध संस्थान जो DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक से संबंधित है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI के वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 2020 में हरियाणा के करनाल में गरिमा 2 नामक एक क्लोन भैंस तैयार की गई थी।
तो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान NDRI के वैज्ञानिकों ने 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा 2 उस भैंस का नाम क्या था, जिसमें एक क्लोन का गरिमा सेकंड नामक एक क्लोन तैयार हुआ, जो किसका विकास हुआ इसमें, जिसमें भैंस विकसित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक अर्थात माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न की जाती है वो क्या कहलाती है, तो वो क्लोन है, जिसमें क्या किया जाता है कि एकमात्र जनक या तो माता से या तो पिता से अलैंगिक विधि द्वारा क्या है, इनसे ऊतकों द्वारा प्राप्त किए गए ऊतकों से क्या है क्लोन तैयार किया जाता है और उसी क्लोन से क्या है जैविक रचना कर ली जाती है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रथम जीवित जीव कौन था, तो आनुवांशिक रूप से जो पहली बार विकसित की जाती है तो वो था भेड़ की प्रजाति, जिसका नाम रखा गया था डॉली। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी है, तो मास्टर जीन की खोज की गई वो है UTX जीन। UTX जीन क्या है, जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य है मानव जीनों तथा उनके अनुक्रमों की पहचान तथा मानचित्रण करना। टेस्ट ट्यूब बेबी अर्थात परख नली शिशु जो होता है कि जन्म के लिए निषेचन फर्टिलाइजर कहाँ किया जाता है, तो जो परख नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं उनके निषेचन किया जाता है माता के शरीर के बाहर। माता के शरीर के बाहर क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी का निषेचन होता है। वह बच्चा जिसमें DNA का अधिकांश भाग उसके माता अथवा पिता से कुछ भाग किसी महिला प्रदाता से प्राप्त होता है उसे क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है 3 पेरेंट बेबी। 3 पेरेंट बेबी क्या है, वह बच्चा जिसमें DNA का अधिकांश भाग तो उसके माता पिता से और तथा कुछ भाग अन्य महिला से प्राप्त किया जाता है, उसे कहते हैं 3 पेरेंट बेबी। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किस वैज्ञानिक को यूजेनिक्स अर्थात सुजानकी का जनक कहा जाता है, तो फ्रांसिस गाल्टन जो हैं उन्हें यूजेनिक्स का जनक कहा जाता है। जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस वाटसन और क्रिक जो हैं ये DNA की संरचना के 2 हेलिक्स मॉडल जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर तैयार किया था पहली बार इन्हीं के द्वारा 1953 में किया गया। तो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किनके द्वारा तैयार किया गया था, तो वो है वाटसन एंड क्रिक। जीनो ट्रांसप्लांटेशन से क्या तात्पर्य है, तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन से तात्पर्य है एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में अंगों का प्रत्यारोपण। एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति के अंगों का प्रत्यारोपण क्या कहलाता है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग से बैगन की एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई थी जिसका लक्ष्य था नाशक जीव शह। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी से क्या है बैगन की एक नई किस्म विकसित की गई थी, वो थी बीटी बैगन। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष होती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हुई वर्ष 1986 में। मानवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक को क्या कहा जाता है, वो है DNA फिंगरप्रिंटिंग। मानवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित आधुनिक तकनीक को क्या कहते हैं, तो वह है DNA फिंगरप्रिंटिंग अर्थात DNA अंगुली छापन। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को आनुवांशिकी के क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बीटी बैगन जिसे बीटी बैगन अर्थात बीटी ब्रिंजल जो है इसे माइको मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा बीटी बैगन विकसित किया गया था। बीटी बैगन को विकसित किसने किया, माइको महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके द्वारा बीटी बैगन विकसित किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में स्थित है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच है। यह क्या है? एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो स्थित है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी क्या है? द एनर्जी एंड टेरी इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम है। नई दिल्ली में विकसित माइकोराइजा नामक फफूंदी फसलों, वृक्षों सहित लगभग सभी प्रकार के पौधों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सुपर राइस किसके द्वारा विकसित किया गया? तो सुपर राइस को विकसित किया गया GS खुश के द्वारा, और GS खुश जो है ये अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मनीला से संबंधित हैं। बीटी कपास के उत्पादन में कौन सा सूक्ष्म जीव संबंधित है? तो बैसिलस थुरिंजेंसिस नामक जीवाणु जो है बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है। 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में प्रथम हृदय ट्रांसप्लांट किया गया। तो प्रथम हृदय का प्रत्यारोपण कब होता है? तो 1994 में डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में किया गया। कायिक कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी अर्थात SCNT का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो जो ये कायिक कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी है यह शारीरिक व आनुवांशिक रूप से क्लोन जीव तैयार करने में इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि किस जीव के उसकी पहचान शारीरिक और व्यवहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो किसी जीव के पहचान शारीरिक और व्यवहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने की तकनीक कहलाती है बायोमेट्रिक्स। फिर आता है केंद्र सरकार द्वारा सेंटर फॉर सेक्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में देश के पहले स्टेम सेल तकनीक और पुनर्उत्पादन औषधि या चिकित्सीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। तो 25 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में देश के पहले स्टेम सेल तकनीक और पुनर्उत्पादन औषधि पर चिकित्सीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा है? तो भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला है केरल का जिला है, वो है एर्नाकुलम। पोलियो वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो पोलियो वैक्सीन का निर्माण भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। तो भारत इम्यूनोलॉजी एंड बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन बुलंदशहर के द्वारा पोलियो वैक्सीन का निर्माण किया गया। प्रसव के पूर्व एमनियोसेंटोसिस विधि से भ्रूण में लिंग ज्ञात किया जाता है। तो भ्रूण के अंदर लिंग का पता लगाने के लिए कि बच्चा जो है वो बालिका है या बालक है, इसके लिए एमनियोसेंटोसिस विधि का प्रयोग होता है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र नेशनल सेल साइंस सेंटर कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र स्थित है पुणे महाराष्ट्र में। शरीर की उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? जिनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र हैं। तो ऐसी कोशिकाओं को सोमैटिक सेल अर्थात कायिक कोशिकाएं कहते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी स्थित है चंडीगढ़ में। अंगुलियों के निशान को बहुरंगीय सतह पर उभारने सतहों पर उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वो है फ्लोरोसेंट पाउडर।
ऐसे सूक्ष्मजीव जिनका प्रयोग करके पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति कराई जा सकती है क्या कहलाते हैं? तो ऐसे सूक्ष्मजीव जिनका प्रयोग करके पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति कराई जा सकती है वो हैं जैव उर्वरक। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी केंद्र नेशनल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी केंद्र स्थित है नई दिल्ली में। लखनऊ में विश्व का दूसरा तथा एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो वो है बायोटेक पार्क में। जब कोई जीन एक या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह स्थिति मल्टीपोलरिटी अर्थात बहुप्रभाविता कहलाती है। जब कोई जीन एक या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह स्थिति बहुप्रभाविता कहलाती है। सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को पीटूनिया के नाम से जाना जाता है। देश में दो प्रमुख ऊतक संवर्धन पायलट संयंत्र टिश्यू कल्चर पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया गए हैं? तो वो है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे तथा टाटा ऊर्जा अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली। कौन सा जीव पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों एवं अन्य आर्थ्रोपोडा को नष्ट करता है? तो वो है बैक्यूलोवायरस। CRISPR-Cas9 प्रौद्योगिकी किसके प्रयोग के लिए की जाती है? तो जीनोम के कुछ भागों को DNA अनुक्रमों से निकालने, जोड़ने या बदलने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आज जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित, जैव टेक्नोलॉजी संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो समाप्त हो चुके हैं। कल के हम वीडियो में देखने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी अर्थात अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित IMP प्रश्नों को देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे वीडियो ऐसे देखते रहें, आपकी तैयारी में ऐसे ही मदद मिलती रहेगी और आपकी तैयारी बेहतर बनती रहेगी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।